हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी कि जब हम एक प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। उसके अलावा ये जो टैक्स आता है इसको अपने कैसे बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपना बहुत बड़ा टैक्स भी बचा सकेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी जो है अपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, दूसरा है अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गया आपका जैसे लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, शॉप्स, ऑफिस स्पेस, इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो है ये अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आ जाती है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन जो है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी वो भी दो टाइप की है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है तब आता है जब आप एक किसी प्रॉपर्टी को उसको खरीदने के 24 महीने के अंदर बेच देते हैं। इस पे जो आपको टैक्स लगता है वो एक नॉर्मल स्लैब रेट के जैसे लगता है। अगर मान लीजिए आप 5% में आते हैं तो इसमें 5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 20% स्लैब में आती है तो 20% लगेगा। और यदि आपकी इनकम अगर 30% स्लैब में आ जाती है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टैक्स का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन होता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो बड़े सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है। यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसको माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस है उस पर टैक्स लग जाएगा आपको। अगला जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तब आता है जब आप किसी प्रॉपर्टी को 24 महीने तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इंडेक्सेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा इसमें जो टैक्स रेट है वो फ्लैट 20% है। तो इसमें आपकी इनकम स्लैब से मतलब नहीं है। अगर आप 30% स्लैब में भी हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स 20% ही लगेगा। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इंडेक्सेशन के बारे में। इंडेक्सेशन जो है एक टाइप का बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। इसमें इनकम टैक्स ने क्या किया है, उनको एक बेनिफिट दिया है और कहा है कि आप जो है इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है उसको आप अपने कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। इसको अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ, क्योंकि साल दर साल कीमतें बढ़ती रहती है तो उसी का बेनिफिट देने के लिए एक ये सिस्टम लाया गया जिसमें कहा गया कि आपको हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं, उस फॉर्मूला के तहत आप अपने कॉस्ट को आज की रेट में प्रेजेंट वैल्यू कर लीजिए उसका। इसके लिए इनकम टैक्स ने एक बेस ईयर भी दे दिया जो कि है 2001। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी है तो उसकी इंडेक्सेशन करने के लिए जो वैल्यू है वो आप 2001 की मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 95 में ली थी 10,000 के रेट से, लेकिन 2001 में अगर उसकी रेट मान लीजिए अगर 12,000 हो गई है तो आपका कॉस्ट जो है वो 12,000 से काउंट होगा और उसके ऊपर फिर आपको इंडेक्सेशन का फर्दर बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो जाता है। इंडेक्सेशन ऑन कॉस्ट के अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस किया है तो उसके ऊपर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। इसको कैलकुलेट करने का जो एक फॉर्मूला है वो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि आपका सेल प्राइस आपको रिसीव हुआ उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस होता है। उसके अलावा इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो भी आपका खर्चा लगा हो वो माइनस होता है। तब आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। लेकिन सिर्फ बता देने से आपको ये इशू क्लियर नहीं होगा, तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूँ। मान लीजिए इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है जो फिगर्स वो है कि फाइनेंशियल ईयर 5-6 में एक प्रॉपर्टी आपने परचेज की 5 लाख रुपए में, जिसको आप 25/9/2018 को बेच रहे हैं 25 लाख रुपए में। और आपने फाइनेंशियल ईयर 8-9 में 3 लाख रुपया उसको इम्प्रूव करने पे खर्चा किया। उसके अलावा आपने जब प्रॉपर्टी बेची तो उस पर आपने ब्रोकरेज दिया है 50,000 रुपए का। तो इसका आप देखिए अपने कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि है आपका सेल प्राइस, इस केस में 25 लाख का। उसके बाद आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्मूला में मैंने दिखाया है 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 2005-6 में उसकी बेस रेट थी 117 की, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जब अपने इसको बेच रहे हैं तो उसकी जो रेट है वो 280 हो गई है इन्फ्लेशन को लेके। तो इसके कारण अपनी जो 5 लाख की कॉस्ट है उसकी आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू है 11,96,000 की। उसमें से मैंने जो ब्रोकरेज पेमेंट किया है वो माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा कैपिटल गेन बचा है सिर्फ 6,40,000 रुपये का। वहीं अगर मैं नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करता तो मेरा कैपिटल गेन आ जाता 25 लाख माइनस 5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 50,000, तो ये हो जाता है 16,50,000। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी मैंने 24 महीने से पहले बेच दी होती तो मुझे टैक्स लगता 16,50,000 रुपए पे, पर अब मुझे सिर्फ टैक्स देना पड़ रहा है
6,40,000 रुपए पे। ये आप देख सकते हैं, ये इंडेक्सेशन का चार्ट है। ये चार्ट आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है incometaxindia.gov.in वहां से भी मिल सकता है। लिंक को जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जब कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, एक है कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन से कम की है, तो जो जो डिफरेंस का बेसिक एग्जेम्पशन है उसको भी आप इसके अपनी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस होते हैं जैसे कि 80C का, 80D का, 80TTA का, ये सब डिडक्शंस आपको कैपिटल गेन के अगेंस्ट नहीं मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और बहुत ही डेंजरस सेक्शन, जो कि है सेक्शन 50C। सेक्शन 50C जो है वो एक डीमिंग प्रोविजन है जो कि सिर्फ सेल ऑफ प्रॉपर्टी को ही कवर करता है। यहाँ पर प्रिज्यूम किया गया है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो सेल प्राइस है वो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम नहीं हो सकती है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आपकी प्रॉपर्टी जिस रेट पे रजिस्ट्री होती है उस रेट से कम में आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। अगर इसको अपने बेचेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी की सेल प्राइस है वो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए में बेची है, लेकिन अगर उसकी रजिस्ट्री रेट 30 लाख की है तो सेक्शन 50C जो है वो ये मान लेगा कि आपकी प्रॉपर्टी की जो रेट है वो 30 लाख ही है और आपको टैक्स 30 लाख के सेल प्राइस के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक रिलैक्सेशन दिया गया है, वो है कि अगर आपकी सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्राइस में 10% का ही अगर सिर्फ डिफरेंस है तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। पहले ये गैप सिर्फ 5% का था। इसके अलावा एक और जो रिलैक्सेशन है 50C में वो दिया गया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपने अग्रीमेंट मान लीजिए कुछ साल पहले कर लिया था और रजिस्ट्री अब जाके हो रही है, तो आपने जब अग्रीमेंट किया था उस समय जो रजिस्ट्री की रेट थी वो ली जाएगी, ना कि आज की रेट। इसको एप्लीकेबल करने के लिए क्लॉज दे दिया गया है, वो प्रॉपर्टी का जब अग्रीमेंट हुआ होगा तो आपने उसके लिए पेमेंट चेक से किया होगा, कोई भी कैश पेमेंट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा सेक्शन 50C की जो वैल्यूएशन है स्टैम्प ड्यूटी की उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि प्रॉपर्टी की जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है बहुत ही हायर साइड में है और एक्चुअली मार्केट प्राइस उतनी नहीं है, तो आप अपने असेसिंग ऑफिसर के सामने इसको चैलेंज कर सकते हैं और ये मैटर जो है एक डिपार्टमेंट के वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर होता है जो कि इस प्रॉपर्टी को फ्रेश वैल्यूएशन करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि डीवीओ जो वैल्यू निकाल लेता है वो फाइनल रहेगा, इसको अपने बाद में चेंज नहीं कर सकते। आइए अब मैं आपको बताता हूँ एग्जेम्पशंस के बारे में। ध्यान रखिएगा, टैक्स का जो एग्जेम्पशन है वो आपकी प्रॉपर्टी अगर लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी को 24 महीने बाद बेचते हैं तभी मिलेगा। सबसे पहला जो एग्जेम्पशन है वो है सेक्शन 54 में। अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं और इसको बेच के अगर आप एक नया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं या नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको अपना गेन का पूरा कंपोनेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पर एक चीज आपके लिए मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने एक नया क्लॉज ऐड कर दिया है जिसमें कहा है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम का है और आपके पास ऑलरेडी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आप एक और हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, पहले था कि आप एक घर बेच के एक घर ले सकते हैं और आपके पास उस समय एक और घर नहीं होना चाहिए, पर अब जो है आपने पास अगर मान लीजिए 2 घर है और आपने एक घर बेच दिया है तो आप उस पैसे को फिर एक नए घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो है, अगर मान लीजिए आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेची है और कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेची है या कोई दूसरे कैपिटल एसेट को बेचा है, तो उससे भी जो आपको गेन हो रहा है उसको भी आप एक नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 54 में जो है आपको गेन का कंपोनेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना था, पर सेक्शन 54F में बेनिफिट लेने के लिए आपको पूरे का पूरा सेल कंसिडरेशन ही री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेक्शन 54 के जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आप एक दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला सवाल एक दिमाग में आता है कि एक प्रॉपर्टी के लिए आप कब तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको जो एक नई प्रॉपर्टी है वो आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आपने सेल की है उसके या तो 1 साल के पहले के अंदर या आने वाले 2 सालों के अंदर आपको एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको आने वाले 3 सालों के अंदर उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है जो यहाँ पर वो है कि अगर आप प्रॉपर्टी को बेच के जो आपने नई प्रॉपर्टी ली है या नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है उसको अगर आप 3 साल के अंदर अगर बेच देते हैं तो आपका जो टैक्स एग्जेम्पशन जो आपने क्लेम किया था वो आपका विड्रॉ हो जाएगा और आपको उस साल टैक्स लग जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, वो है सेक्शन 54EC का। मान लीजिए अगर आपको एक और नई प्रॉपर्टी नहीं लेनी है तो इसके लिए एक और एग्जेम्पशन अवेलेबल है, वो है सेक्शन 54EC में, जो कि कहता है कि अगर आप NHAI
और आरईसी यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का बॉन्ड्स खरीद लेते हैं तो आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर भी सिर्फ गेन का कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट करना है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन नहीं। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आप मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 50 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, पर ये जो आपको इन्वेस्टमेंट है 54 ईसी के बॉन्ड में, ये सेल के विद इन 6 मंथ्स करना पड़ता है। इसके अलावा एक चीज जो बहुत लोग भूल जाते हैं वो है कि अगर मान लीजिए आपके रिटर्न की ड्यू डेट आने वाली है और आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है, तो उस समय आप पैसे का क्या करेंगे। बहुत लोग यहाँ पर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आने वाली है और आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आप गेन को कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए भी इनकम टैक्स में एक प्रोविजन दिया गया है। वो कहता है कि अगर आपका डिसाइडेड नहीं है गेन के साथ क्या करना है, उसके लिए आप एक बैंक में कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट बोल के एक स्पेशल अकाउंट होता है, उस अकाउंट को खुलाकर इस अमाउंट को उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डिपॉजिट है आपको रिटर्न फाइल करने से पहले करना होगा। अगर आप ये डिपॉजिट रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और फिर जो टाइम लिमिट दी गई है इन्वेस्टमेंट करने की या कंस्ट्रक्शन करने की, तो आपको फिर जब भी पेमेंट करना हो तो आप इस अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि एक प्रॉपर्टी पे जो कैपिटल गेन होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है और उस पर कैसे टैक्स भी बचाया जा सकता है। तो ये सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत बड़ा टैक्स कभी बच सकता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।